हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जीके से रिलेटेड है। इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा सेलेक्ट किया है। फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। 3 युग्मित कब्रिस्तान कहाँ पाया गया था? कालीबंगन, लोथनो, चहुंदड़ो, मोहनजोदाड़ो। ये चारों के चारों जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हम कालीबंगा को ले लें। कालीबंगा से क्या हमको मिलता है? तो यहाँ से कालीबंगा और लोथल, इन दोनों जगह से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। अगर जो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। लोथल से और सिद्धकोटदा जो स्थल है वहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह प्राप्त होता है। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमको कालीबंगन से देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो सबसे जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, स्नानागार, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम अगर जो देखते हैं, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। इसी तरीके से कई क्वेश्चंस हैं जो पूछता रहता है और अक्सर पूछता है नदी के किनारे। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। चहुंदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है। कालीबंगा घंघर नदी के किनारे। और अगर जो लोथल की बात करें तो वो भोगवा नदी के किनारे पर है। और इसके उत्खननकर्ता पूछता है, अक्सर अक्सर करके पूछता है। जैसे मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी हैं, चहुंदड़ो के गोपाल दास मजूमदार जी हैं, कालीबंगन के हैं बीबी लाल और बी के थापर जी हैं। और लोथल की बात करें तो ये रंगनाथ सरकार जी हैं, रंगनाथ राव हैं, रंगनाथ सरकार नहीं, रंगनाथ राव जी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यहाँ पर जो 3 युग्मित कब्रिस्तान है ये पाया गया है लोथल से। यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न श्रीमती एस सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रसिद्ध गायिका हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बता दें, 2 प्रकार की शैली भारत में पाई जाती है। एक कर्नाटक शैली, दूसरा है हिंदुस्तानी शैली। और इन दो इसमें से बताना है कि दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो एच सुब्बालक्ष्मी जो कि भारत रत्न प्राप्त हैं, ये कर्नाटक शैली की हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष थे। ये चारों के चारों जो नाम दिए गए हैं ये सभी लोग अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी इसमें से जो राइट आंसर जो होगा वो JH भाभा हैं, विक्रम साराभाई हैं, राजा रमन्ना हैं या होमी नुसरवान जी सेठना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा JH भाभा जी। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा जो हम लोग भारत में देखते हैं परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड क्रांति आई है, तो उसका सारा जो श्रेय है वो भाभा जी को जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर अध्यक्ष बने थे वो थे विक्रम साराभाई। तीसरे नंबर पर बने थे होमी नुसरवान जी सेठना। और चौथे नंबर पर थे राजा रमन्ना। और आपको बता दें, राजा रमन्ना और होमी नुसरवान जी सेठना के प्रयासों के द्वारा हम लोगों का जो सफल परमाणु विस्फोट करवाया गया था, सॉरी, परमाणु बम का जो निर्माण हुआ था वो इन्हीं दोनों लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप था, राजा रमन्ना और होमी नुसरवान जी सेठना के। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के बीच में स्थित है? ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो चिल्का झील की अगर जो आप मैप में अवस्थिति देखते हैं तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे इरावदी डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती है? तो वो चिल्का झील क्षेत्र में। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य द्वीप है एक छोटा सा, वहाँ पे नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये भी आपके चिल्का झील में ही आता है। और चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि में नामित किया गया था। कब किया गया था? तो ये है 1981 में। 1981 में पहला जो आर्द्रभूमि है ये चिल्का झील ही है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है ये पूछता है। आप लोग याद रखिएगा, इरावदी डॉल्फिन वो चिल्का झील में पाई जाती है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य द्वीप जो है वो चिल्का झील में ही आता है। अब अगर जो मैप की बात करें तो गोदावरी और महानदी, इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में ये स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा कि शायद महानदी,
अच्छा, इन दोनों नदियों की बात करें तो महानदी कहाँ पर पड़ती है, तो महानदी उड़ीसा में पड़ती है। और गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पूछा था महानदी के किस तरफ, मतलब दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ कहाँ पर है चिल्का झील, तो इस तरीके से जो मैप में अवस्थिति पूछती है ना, इसके उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा। महानदी उड़ीसा में और गोदावरी आंध्र प्रदेश में, इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में चिल्का झील जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, दार्जिलिंग, ऊटक मंडलम या फिर कोलकाता, इसमें से जो राइट आंसर होगा तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय स्थित है कलकत्ता में। कलकत्ता पहले बोलते थे, अब इसको कोलकाता बोलते हैं। यहाँ पर ये स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1890 ईस्वी में। और इसका फिर से पुनर्गठन किया गया था, मतलब ये तो अंग्रेजों के समय में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका फिर से पुनर्गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 में, अब ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला ने किस शहर में स्किल्स ऑन व्हील लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही मतलब चर्चित योजना है, स्किल्स ऑन व्हील्स योजना। ये लॉन्च किया गया है आपका दिल्ली में। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है, स्किल्स ऑन व्हील, धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला जो कि उसके अध्यक्ष हैं लोकसभा के। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसको किसको, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स, कहाँ पर, दिल्ली में इसकी पहल की शुरुआत की है। और इसमें है क्या कि इस पहल का उद्देश्य जो है वो कौशल विकास में युवाओं के लिए सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना। और दूसरा है कि स्किल्स ऑन व्हील यहाँ पर एक अनोखा प्रयोग है जो यहाँ पर शुरू हुआ है, राजस्थान में इसके बाद शुरू होगा और फिर क्या होगा कि बाकी देशों में अगर जो है सफल हुआ तो इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक की भूमिका किसने संभाली है? संजय कुमार मिश्र, राहुल नवीन, विपिन शर्मा या विनीत कुमार? इसमें से आपको बताना है ईडी जो कि एक भारत की प्रमुख संस्था है, इसकी प्रभारी निदेशक पूछा गया है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राहुल नवीन। यहाँ पर राहुल नवीन जी को ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसमें इसका हम लोग डिटेल भी देते चलेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स को आप जितना डिटेल में समझेंगे उतना ही ये चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो अगर जो सीधे सीधे बताया जाए तो वो थोड़ा सा भूल जाता है। IRS यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं राहुल नवीन। इन्होंने निर्वर्तमान निदेशक जो हैं कौन है, संजय कुमार मिश्र, ये रह चुके हैं। अब इनके जगह पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक की भूमिका संभाली है। पहले कौन रहा है, तो संजय कुमार मिश्र जी थे। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर अगर जो अच्छा लग रहा हो तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर जो आप अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों डेट से रिलेटेड है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यहाँ पर रिक्त स्थान है कि कब मनाया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। 18 सितंबर, 17 सितंबर, 16, 15 सितंबर से रिलेटेड जो मैंने दिवस वाले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सितंबर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दिवस से रिलेटेड वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, ये मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये है 17 सितंबर। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है। अब इसका अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो थीम भी पूछता है दिवस से रिलेटेड। तो 2023 में जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है इसकी थीम क्या है? हेल्थ केयर अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में सुधार करना, या चिकित्सा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, या चौथा है रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यही हम लोगों का राइट आंसर है। इसका थीम है रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
टाइम पत्रिका की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? अल्फ़ाबेट है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है या मेटा जो कि आपकी फेसबुक की है मेटा, तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा इसमें है सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को टाइम पत्रिका 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ सूची में नंबर 1 पर रखा है। भारत की भी इसमें एक कंपनी है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, 100 में टॉप 100 में शामिल है। टाइम पत्रिका की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में इन्फोसिस ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन्फोसिस भारत की है कंपनी, तो उसको 64वां, 65वां, 66वां या 67वां कौन सा स्थान मिला है? आप लोग आंसर गेस करिएगा और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही किया है। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग मेंशन करिए, 2 मिनट का काम है। आप लोगों को इस तरीके से पता भी चलता जाएगा कि कितना आप लोगों की तैयारी हुई है किसी भी आने वाले मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 64वां। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है इन्फोसिस को स्थान प्राप्त 64वां। बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी सेवा प्रदाता इन्फोसिस ने टाइम पत्रिका की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में टॉप 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, जिसने 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के टाइम में ये नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है हम लोग का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया हुआ है, वैसे कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इसमें महिला सशक्तिकरण अभियान पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी महिला बिल भी उसमें संसद में पेश किया गया है और इस अभियान से 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। नमो कामगार कल्याण अभियान चलाया जाएगा जिसमें 37,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान करेगा, जो कि बिल्डिंग बनाने में या फिर उनकी रंगाई पुताई या इस तरीके से काम करते हैं। इस प्रकार के श्रमिकों को 73,000 सुरक्षा किट प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, तो 11 तरीके के कार्यक्रम है, यहाँ पर 2 का मेंशन किया गया है। एक क्वेश्चन है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो प्रतिवर्ष रिक्त स्थान है को मनाया जाता है, एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्र और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को पहचानने के लिए समर्पित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 या फिर 16 सितंबर। तो इसमें से जो राइट होगा आंसर होगा वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से रिलेटेड ये है आपका यहाँ पर 16 सितंबर। जो 4th ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा कमांडो बनाने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं? तो पहली महिला आर्मी सर्जन वो भी महिला पैरा कमांडो की हैं। इसका जो राइट आंसर होगा पायल छाबड़ा, प्रिया झिंगन, शिवा चौहान या यशिका हटवल त्यागी। राइट आंसर होगा पायल छाबड़ा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ये हरियाणा की रहने वाली हैं और 2021 में ये भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर नामित हुई थी और पायल छाबड़ा ये हम लोगों का इसमें राइट आंसर है, ये महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये देगा? तो यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को, सारे लोगों की बात नहीं हो रहा है, औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों के लिए बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन के लिए 50,000 रुपये देगा। तो ये है इसका राइट आंसर, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने इस चीज़ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस कदम का उद्देश्य जो है वो श्रमिकों की बेटियों के बीच गतिशीलता और आज़ादी को बढ़ावा देना है। कक्षा 9 से विभिन्न डिग्री और स्नातकोत्तर यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उन कार्यक्रमों के लिए छात्रों को 10,000 से 21,000 तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, इसमें ये भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया क्रिकेट कप 2023 जीता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है।
भारत ने कोलंबो के कहाँ पर ये खेला गया था, तो आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला गया था। और पिछले वर्ष की जो चैंपियन थी श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता है। तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो भारत 8वीं बार एशिया कप जीता है। पिछली बार की चैंपियनशिप कौन रही है, तो श्रीलंका रही है। कहाँ पर खेला गया, आर प्रेमादास स्टेडियम में। और मोहम्मद सिराज ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 6 विकेट 21 रनों पर लेकर के इसका दावा किया है। क्या मिला है मोहम्मद सिराज को, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का और रविंद्र जडेजा को कैच ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार कहाँ पर आयोजित हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या फिर गोंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग गेस करिएगा। तो दिव्यांगजनों का जो महाकुंभ है ये आयोजित हुआ है आपका वाराणसी में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखते हैं। कब आयोजित हुआ है, तो ये 17 सितंबर 2023 को हुआ है। वाराणसी में पहली बार इसका आयोजन हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है विकलांग लोगों के शक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा करना है और एक मंच प्रदान करना था। दिव्यांगजन का महाकुंभ विकलांग व्यक्तियों को, जिनको अब हम लोग दिव्यांगजन बोलते हैं, का एक जमावड़ा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जम्मू तवी का, उधमपुर का, अनंतनाग या फिर श्रीनगर, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा, ये कैप्टन जो तुषार महाजन थे, ये आप इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो इनका फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर की जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें इनकी जान चली गई थी और ये उधमपुर के रहने वाले थे यहाँ पर। तो इसी स्टेशन का नाम बदल करके कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर अब रखा जाएगा। अब उधमपुर रेलवे स्टेशन ना होकर के कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी खोली है। तो एम्स दिल्ली है, फोर्टिस अस्पताल है, अपोलो या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। इसमें से जो राइट आंसर होगा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो पहली समर्पित ओपीडी खोली गई है वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी समुदाय नहीं है। तो कई ऐसे भारत में राज्य हैं या और केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जहां पर आदिवासी समुदाय यानी कि एसटी जिसको बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो इसमें से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली में किसी भी तरीके का शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाया जाता है, आदिवासी समुदाय दिल्ली में नहीं पाया जाता। लेकिन क्या हो ऑप्शन में, अगर जो दिल्ली ना हो, पंजाब हो, तो पंजाब में भी नहीं पाया जाता है। आपको यहाँ पर लिख देते हैं, पंजाब में नहीं पाया जाता है, चंडीगढ़ में भी नहीं पाया जाता है, इसके बाद हरियाणा में भी नहीं पाया जाता है, इसके बाद पुदुचेरी, इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और फिर पुदुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जानते थे। इन 5 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पुदुचेरी, यहाँ पर किसी भी प्रकार के शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि आदिवासी समुदाय नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया है बांदीपुर, भितरकनिका, मानसी, सुंदरबन। उपरोक्त में से कौन से टाइगर रिजर्व हैं। कूट की सहायता से आपको सॉल्व करना है कि आपको बताना है 1 या 2, बांदीपुर और भितरकनिका जो है वो टाइगर रिजर्व है, या फिर 2, 3 और 4, भितरकनिका, मानसी और सुंदरबन, या फिर 1, 3 और 4, या फिर चारों के चारों। इसमें से आपको जो राइट आंसर है वो आप लोग गेस करिएगा। आपको बता दें जो भितरकनिका है ये आपका राष्ट्रीय पार्क है, ना कि टाइगर रिजर्व। तो इसलिए जो राइट आंसर है 2 यहाँ पर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर होगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और मानसी टाइगर रिजर्व, सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन भितरकनिका जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। भितरकनिका के बारे में बता दें, इसका एक और नाम है। अगर जो पूछा जाए भितरकनिका को और किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको भारत का मिनी अमेज़न भी कहते हैं।
और ये प्रसिद्ध है आपका जो खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी है वो भितरकनिका में ही पाई जाती है। खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ पर संरक्षित हैं। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के डेल्टा में ये स्थित है भितरकनिका। किस किस नदियों के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी की डेल्टा में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा कवर करता है इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक स्थान में लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप लोग देखते होंगे जंगल से लोग जाते हैं, लकड़ियाँ काट करके लाते हैं, पत्ते काट करके लाते हैं, औषधि के लिए जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब एकत्र करते हैं। लेकिन आपको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान या रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित आर्द्रभूमि या वन्य जीव अभयारण्य, इसमें लोगों को बायोमास एकत्र करने यानी कि पशुओं के लिए चारा या फिर लकड़ी या फिर पत्ते इस तरीके की इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। तो वो है आपका, आप लोग आंसर गेस कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि आपका राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी तरीके की लकड़ी आप लोग नहीं काट सकते। यहाँ पर कोई भी मानव गतिविधियाँ जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रेनाइट चट्टानें कायापलट हो जाती हैं यानी कि कायांतरित हो जाती हैं तो वे बन जाती हैं क्वार्टजाइट, नीस या शैल जिसको बोलते हैं, संगमरमर या स्लेट। तो ग्रेनाइट पत्थरें जब कायांतरित होती हैं यानी कि मेटामॉर्फिक होती हैं, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा गेस करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीस। जब अग्नेय चट्टान आप लोग जानते ही होंगे, अग्नेय है, अवसादी है और रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें हैं। तो अग्नेय चट्टान जो है पृथ्वी का जो है 90% भाग, आपको बता दें तो ये 90% जो भाग है ये आपके अग्नेय चट्टान से बनी है, भारत मतलब पूरे पृथ्वी का। और इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का हम लोगों को फॉसिल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और क्यों फॉसिल नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो लावा होते हैं और मैग्मा होते हैं इन सब के पिघलने और उसको फिर ठंडा होकर जमने के कारण बनती है। तो किसी भी तरीके का यहाँ पर फॉसिल नहीं देखने को मिलता है। धात्विक खनिजों से ये भरपूर होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, निकेल, लोहा, ये सारी चीज़ें आपकी इसी अग्नेय चट्टानों से बनती हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो नीस होगा। ग्रेनाइट चट्टानें अग्नेय चट्टानें हैं और ये जब कायापलट होती है, रूपांतरित होती हैं तो नीस बनती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आतिशबाजी में देखा जाने वाला जो हरा रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी आप लोग देखते होंगे शादियों में होता है या किसी त्यौहार में, तो कुछ प्राइमरी कलर देखने को मिलता है, जैसे गहरा लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और हरा रंग। ये चारों रंग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा है हरा रंग, तो हरा रंग के लिए जो जिम्मेदार तत्व है वो है बेरियम। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। अगर जो बात करें गहरा लाल रंग, तो यानी कि रेड कलर जो बोलते हैं, तो रेड कलर आपको देखने को मिलता है, ये है स्ट्रॉन्शियम जो सॉल्ट होता है उसके कारण गहरा लाल रंग हम लोगों को देखने को मिलता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम से हमको पीला रंग यानी कि येलो यानी कि पीला रंग हम लोगों को देखने को मिलता है। और क्रोमियम से तो नहीं, लेकिन तांबे के यौगिक से नीला रंग, अगर जो हम लोग बात करें ब्लू कलर की तो ये है तांबे के यौगिक से नीला रंग बनता है। ये 4 कलर आप लोग ध्यान रखिएगा। सोडियम से हम लोगों को येलो कलर और पीला रंग, और स्ट्रॉन्शियम लवड़ से यानी कि स्ट्रॉन्शियम का जो सॉल्ट होता है उससे रेड कलर देखने को मिलता है। बेरियम से हरा रंग, और जो नीला रंग होता है वो तांबे के यौगिक से बनता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और 1 सेकंड का भी आपके पास समय हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जो है उसे टच करके जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।